आपके अपने YouTube चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्व कराया जाता है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। 1 का ऑप्शन देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भाई सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा तो थोड़ा आनंद आ जाता है, क्लास में थोड़ा हलचल मच जाती है ना। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत तो कर ही रहे हैं जिसमें आपका फर्ज भी बनता है, ठीक है। चलिए देखिए 1 का जो ऑप्शन है यहाँ पर लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। आपका ये हो जाएगा महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ आया था, याद रखिएगा। और जो अल बरूनी था ये फारसी, संस्कृत, हिब्रू और सीरियाई भाषा का ज्ञान था इसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 2 नंबर में। तो यहाँ पर देखो स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर थे और आपके पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन भाई हैरोल्ड विल्सन थे क्या, नहीं थे ना। यहाँ पर 3 ही आपके सदस्य थे, इसका मतलब ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर गलत हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई, किसके शासनकाल में यह घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना किसके समय, तो यहाँ पर देखिए आपकी सिराजुद्दौला के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अब देखा जाए तो सिराजुद्दौला ने ही काल कोठरी में अर्थात कह सकते हैं काफी लोगों को बंद कर दिया था, है ना। जिसमें से बहुत कम लोग, लगभग 146 लोग शायद थे, तो 23 लोग बचे थे और सब खत्म हो गए थे। तो ये आपकी सिराजुद्दौला, ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब यहाँ पर स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, और याद रखिए छाप कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। गांधी जी से रिलेटेड तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। 12 मार्च दोस्तों, याद रखिए डेट, याद रखिए 12 मार्च हो जाएगा, 12 मार्च 1930। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक आपके कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक है वो आपके कौन है 5 नंबर में। चलिए यहां पर देखो विद ट्रुथ दिया है ना, महात्मा गांधी। इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताइए यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। जो भारत में अली बंधु थे, है ना, शौकत अली, मोहम्मद अली ने ये किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए लॉक करिए जल्दी से क्वेश्चन, फटाफट लॉक करिए भाई। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन से। क्या खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में वापस किया था। चलिए कौन किसके विरोध में वापस किया था। चलिए 7 का ऑप्शन देखें, यहां पर हो जाएगा जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, इसका रीजन क्या था। चलिए देखिए 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बन जाएगा बी नंबर। चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। चलिए प्रशासनिक सुधार के लिए जो साइमन कमीशन आया था भारत में ये कब आया था, यहां पर आंसर लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन देखिए, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। ये आपका 1928 में आया था दोस्तों, याद रखिए 1928 इसका ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा 1928, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पूना समझौता किससे संबंधित है। पूना समझौता किससे संबंधित है 10 नंबर में। तो देखिए यहां पर दिया गया भारतीय कृषक से, भारतीय कृषक से तो नहीं था, ये भारतीय दलित वर्ग से था, भारतीय दलित वर्ग से था। मतलब ये आपका 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना में संपन्न हुआ था समझौता, जो कि भारतीय दलित वर्ग के लिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यू आकार की घाटियां कहां पर पाई जाती हैं। यू आकार की जो घाटियां हैं दोस्तों बताइएगा कहां पर पाई जाती हैं 11 नंबर में। चलिए 11 का ऑप्शन होता है जो आपका हिमानी क्षेत्र होता है, जहां पर बर्फ वगैरह होती है, हिमानी क्षेत्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है। हमने बताया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। अब यहां पर देखो दिया गया छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर। तो क्या हो जाएगा 12 नंबर में।
चलिए मणिपुर, देखिए इसका जो ऑप्शन आ रहा है भाई डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है, डी नंबर है मणिपुर, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा मणिपुर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। भारत के उत्तरी मैदान में पूछा गया है, उत्तरी में अर्थात जहां पर उत्तर भारत है, अर्थात उत्तर प्रदेश जैसा क्षेत्र है, यहाँ पर कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। और उपजाऊ मिट्टी इसका मतलब ये कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है, वेगुला धारा पूछा गया है। देखिए 14 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 नंबर में। चलिए ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर। देखो एक क्वेश्चन धारा से जरूर बनेगा, तो यहां पर आपका आंसर जो है आपका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मतलब देखा जाए ज्योग्राफी में लगभग 2 क्वेश्चन हो सकता है वर्ड से होंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपको पक्के यहां से है। जरूरी नहीं है, कभी कभी आपके 5 भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा किसमें, भारत की ज्योग्राफी से 5 मिल जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो आपका 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट पूछा गया दोस्तों, 15 का ऑप्शन दीजिए, राइट क्या हो जाएगा। चलिए 15 का जवाब यहाँ पर देखो, आपका जवाब 15 में आया है, कह रहे हैं सर जी। चलिए देखिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, जो इंदिरा पॉइंट है ना ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपको लगाना है, आपको ये नंबर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए जो इंदिरा पॉइंट में भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना, वहीं पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। अब इनमें से बताइएगा कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। 16 नंबर आपके सामने दिया गया है। तो देखिए 16 नंबर में आपसे पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट में दिया गया है परिवहन और संचार। क्या दिया है, परिवहन और संचार, ठीक है। और इसके बाद दिया है होटल, है ना। फिर दिया गया है खनन और देखिए यहाँ पर होटल है, परिवहन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर जैसे व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, है ना, सुरक्षा हो गया, ये आपकी होती हैं। लेकिन जो आपका खनन होता है, वानिकी होते हैं, ये प्राथमिक के आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। 17 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। चलिए 17 नंबर यहाँ पर जवाब दीजिए। वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा पेपर का लेवल यही मिलेगा, इससे ज़्यादा कठिन भी नहीं मिलेगा। और इस पेपर में अगर आपने अच्छे नंबर ले आए तो समझो बोर्ड वाले एग्जाम में आप पूरी तरीके से ला पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि रंग राजन समिति भुगतान संतुलन है, और गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा है, नान जुंदपा समिति रेलवे किराया से है, रेखी समिति दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा रेखी समिति। दोस्तों याद रखिए ये प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष कर होता है, क्या अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई, और एचडीआई में जो शामिल करते हैं दोस्तों याद रखिएगा कि आपके जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, वयस्क साक्षरता होती है, 3 चीजें ही होती हैं। जो आपकी 3 चीजें होती हैं इन्हीं को ऐड किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है दोस्तों, यहां पर 19 का ऑप्शन दीजिए। चलिए एडम स्मिथ, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। एडम स्मिथ जो आंसर है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। हिंदू समृद्धि दर का जो संबंध है वो किस दर से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में। लॉक करिए भाई 20 नंबर में, ये सकल राष्ट्रीय आय से है दोस्तों। क्या ये सकल राष्ट्रीय आय से, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तो चलिए जवाब दीजिए यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। लाजवाब आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, बेहतरीन तैयारी है, गजब की तैयारी है, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए कि कब रखा था। तो 13 दिसंबर को दोस्तों याद रखिए, 13 दिसंबर 1916 को ये संविधान सभा में ये कह सकते हैं प्रस्ताव को रखा था, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। भाई भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल हो गया, लेकिन राज्य सरकार को परामर्श कौन देगा, राज्य सरकार में। तो राज्य सरकार में देने वाला कौन है भाई,
चलिए ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल होता है दोस्तों, याद रखिए इसका जो आंसर है एडवोकेट जनरल में जिसे बोलते हैं महाधिवक्ता, क्या बोलते हैं महाधिवक्ता, जो राज्यों में होते हैं। ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन था? संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन पूछा गया, 23 नंबर लॉक करिएगा। चलिए संवैधानिक सलाहकार थे वी एन राव। चलिए वी एन राव बिल्कुल सही है, बी एन राव ही थे। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। इन्होंने लगभग देखा जाए 60 देशों का, दोस्तों याद रखिए इन्होंने लगभग 60 देशों में संविधान का अध्ययन किया था, है ना, और प्रमुख देशों के संविधान में कुछ अवयवों को एक भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव भी दिया था। तो ऑप्शन में आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 108। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है 108। हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि जो अनुच्छेद 108 इसका संबंध क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 को ऑप्शन दीजिए। चलिए 24 नंबर चलिए बिल्कुल सही है। देखिए लोकसभा कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करता है, लेकिन उसके पूछा अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, बुलाने का काम जो होता है राष्ट्रपति का होता है, स्थगित करने का भी काम होता है राष्ट्रपति का, लेकिन अध्यक्षता का जो कार्य है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहां पर किया गया था? 25 को ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? 25 नंबर में। चलिए ये किया गया था आपके राजस्थान के नागौर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद कहां पर लागू किया गया था? राजस्थान के बाद फिर तुरंत कहां पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राणी जगत के वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? मतलब प्राणी जगत में जो आपका इनको अलग अलग बांटा गया है, कौन सा संघ है कौन सा संघ नहीं है? तो यहाँ पर बताइए कौन सा संघ आपका नहीं है 26 नंबर में। तो 26 की यहाँ पर आंसर बात करें, देखो मोलस्का होता है, रज्जुकी होता है, एनेलिडा होता है, लेकिन प्रगुही नहीं होता दोस्तों, प्रगुही नहीं होता इसके संघ में, आपका याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण क्या है? अगर वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो एक वस्तु की जो गति है वो कैसी होगी? बताइए 27 नंबर में। तो आप कहेंगे एक समान त्वरित। क्या? एक समान त्वरित। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसका जो त्वरण होगा वो आपका सेम होगा, अर्थात समान होगा। क्लियर है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? चलिए जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं बाद में जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। मॉडल पेपर की संख्या असीमित है, आपको हमारे चैनल पर डेली मॉडल पेपर कराए जाते हैं और एक नहीं 3 मॉडल पेपर होते हैं। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं होगा जो आपको हमारे चैनल पर ना मिले। याद रखिए प्लेलिस्ट में आप लोग सभी मॉडल पेपर देख सकते हैं। देखो उत्तल और अवतल दर्पण दिया गया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 नंबर में। तो ये जो होते हैं दोस्तों याद रखिए इन्हें बोलते हैं गोली दर्पण बोलते हैं। क्या? गोली दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? 29 नंबर में इसे कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। बिल्कुल सही जवाब है, पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? संपीड्य पूछा गया 30 नंबर में। तो संपीड्य यहाँ पर देखो जो गैस होती है ना, गैस ही सबसे ज्यादा संपीड्य होती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए आपका हिंदी आ गया बिल्कुल फेवरेट। लाला अन्य लिंग रूप बताइए। लाला का लिंग रूप अगर आप बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? चलिए आप लोगों को अभी होता है कि अरे सर जी हिंदी केवल में रहेंगे कि अदर में? अरे अदर में भी आपका ऐसा होगा। देखिए आपका जो 36 नंबर है ऑप्शन क्या? ललाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललाइन हो जाएगा। 36 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा आपका बी ललाइन। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा? 37 नंबर में। तो 37 की अगर बात करते हैं 37 नंबर में तो दिया गया है आपका मृषण, है ना। मृषण मतलब होता है कोमल, और इसका विलोम क्या होना चाहिए? विलोम क्या होना चाहिए? कोमल। वही दे दिया है। इसका मतलब पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। पहला ही पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि मृषण मतलब ही कोमल होता है, तो यही गलत हो गया। उन्मूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है लघुर्म में कौन सी संधि है? लघुर्म में जो संधि है दोस्तों बताइएगा, लघुर्म में संधि क्या हो जाएगी? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास। देखिए लघु धन ऊर्मी क्या होता है? लघु धन ऊर्मी अर्थात छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जो कि दीर्घ संधि में आता है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका 38 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर स्वर संधि आपका दिया है, तो संधि के आपका पार्ट है, और पार्ट है तो आंसर आप सी नंबर लॉक कर दीजिएगा। अगला है श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। श्रुत सुमी मतलब श्रुति सम, आपको सुनने में एक जैसा लगे
लेकिन भिन्नार्थक उसका अर्थ जो आपका है अलग अलग होना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं श्रम श्रुति भिन्नार्थक जो भिन्न हो, नहीं, मतलब ये होता है कि श्रम श्रुति मतलब सुनने में एक जैसा हो लेकिन भिन्न अर्थ उसमें से आपका होना चाहिए, मतलब इसका ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए 39 नंबर लॉक करिएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए 39 नंबर में ऑप्शन अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, अगर बगल में पड़ोसी हो तो कहेंगे सर जी लगता है एक ही शब्द बोल रहे हैं अपेक्षा उपेक्षा, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है यहाँ पर अलग है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा आप जानते हैं किसी के प्रति अपेक्षा होता है उपेक्षा, तो आप समझ गए आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि दिए गए वाक्य त्रुटि वाले अंश को यहाँ पर चिन्हित करना है और अगर त्रुटि नहीं मिलती है तो आप डी नंबर लगा दीजिए। चलिए 40 नंबर कह रहा है मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनकर उनका स्वागत किया गया। ये बताइए कोई एक फूलों की माला होती है क्या? फूलों की एक माला जरूर होगी लेकिन एक फूलों से कोई माला दोस्तों नहीं बन सकती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपकी गड़बड़ी मिल गई है बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है कि भारत की मेजबानी के दौरान G20 समूह की पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, गांधीनगर गुजरात में की गई है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शतरंज के भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर इनमें से कौन बने हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर इनमें से कौन बने हैं। आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर विघ्नेश NR, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि उत्तर भारत का ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और स्थापित कहां पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपके बी नंबर है, आपके हरियाणा, इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाफ्टा अवार्ड 2023 में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है ऑस्टिन बटलर, जिसको ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर इनमें से कौन बनी है। चलिए T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर इनमें से कौन बनी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा, क्या हो जाएगा, दीप्ति शर्मा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख इनमें से कौन बने हैं। चलिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख इनमें से कौन बने हैं। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा अमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा अमनप्रीत, इसका आंसर डी नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। 58 नंबर वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। विश्व कप 2023 जो किताब है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का, तो ये खिताब जो जीता है किस टीम ने जीता है। 58 को ऑप्शन देना है और आपका जो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपकी जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है, जर्मनी, इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर है नोवाक जोकोविच, क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर भारत ने जीता है। याद रखिए किसने जीता है, तो आपके भारत ने जीता है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो चलिए 59 को ऑप्शन जो आपका सी नंबर याद रखिएगा कि इसमें चेतावनी में लिख दिया है कि हर कस में जहर है। इन्होंने छापा है कि हर कस में, कस जानते हैं ना भाई, क्यों भाई, कस जानते हैं कि नहीं, हर कस में जहर है।
कस मतलब बोलते हैं ना, एक 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 पैक जैसे मारते हैं ना, वैसे एक होता है एक फूंक मारना, एक फूंक बोलते हैं कस, ठीक है ना। तो वही इसका टैगलाइन है कि हर कस में जहर है। ये आपका लिखने वाला है, दुनिया का पहला देश बन गया है, याद रखिए कनाडा हो गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो आपके कौन थे? तो देखिए 60 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके धावक रहे हैं दोस्तों, याद रखिए ये आपके धावक रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं दोस्तों, याद रखिए। और ये लंबी दूरी के महान धावक रहे हैं, 2 बार ओलंपिक रह चुके हैं, याद रखिए ओलंपियन रह चुके हैं, और इनका निधन हो चुका है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, संभवतः ऐसा क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था। कह रहा आपसे ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। 61 का ऑप्शन लॉक करना है। तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों, क्या ध्वनि प्रदूषण से है। ए नंबर मत लगाइएगा, यहां पर लगाना है बी नंबर, ध्वनि प्रदूषण से आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच आपकी है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? चलिए 62 नंबर में देखिए, आगरा से कहां जाती है? ग्रेटर नोएडा जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, है ना। लगभग 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे है, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा है ना जाता है और अलीगढ़ और मथुरा को पार कर देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों। 63 का ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दोस्तों, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिन मिला है, इसको हमने 1-2 बार और पढ़ाया है ना। जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की काफ़ी कब्रें हैं, जैसे आपका हुमायूं हो गया, दारा सिकोह हो गया, जहांदार शाह हो गया, फर्रुख सियर हो गए, आलमगीर द्वितीय हो गया, इन सब की कब्रें यहीं पर आपकी हैं, इसलिए इसे कब्रिस्तान, मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था किसे भाई? यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, जी शंकर कुरूप, ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? ए नंबर राइट हो जाएगा। ये मलयालम लेखक है, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया? चलिए 65 नंबर लॉक करिए जल्दी से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया है कब किया गया? 65 नंबर जवाब लगभग सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए 1993 में किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ए कंट्री इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये जो आपकी आत्मकथा है याद रखिए सौरव गांगुली की है, याद रखिएगा 2018 में, ठीक है ना, 2018 में ये आत्मकथा आपकी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। सबसे पहली महिला नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों 67 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये मैडम क्यूरी है, मैरी जो आपका क्यूरी दिया गया है, मैडम क्यूरी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, मैडम क्यूरी को ही बोलते हैं मैडम क्यूरी, ठीक है। अब शॉर्टकट का जमाना है तो इसलिए है। मैडम क्यूरी समस्त विश्व में एक आदर्श उदाहरण है, और उन्होंने अपने पति पियरे के संयुक्त रूप से मिलकर रेडियो एक्टिविटी की अद्भुत खोज किया था, और यहाँ पर मैरी को और पियरे को 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया भी गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कह रहा आपसे किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए आईडीए। क्या? आईडीए जो क्या ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? ये आपके उदय कुमार है, जो कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा, हमने 50 बार पढ़ाया भी है ना। और याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2010 में। तो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे प्रेटोरिया किस देश की कार्यपालिका राजधानी है? प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिका राजधानी है दोस्तों? यहां पर जवाब देना है। तो चलिए यहां पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बनेगा 70 में आपके दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी है प्रिटोरिया, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर भी नंबर है राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग गद्यांश में, लेकिन गद्यांश को सॉल्व करेंगे, लेकिन गद्यांश के बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी हैं। हमने बताया हमारी कोई भी मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, हर एक मॉडल पेपर में आपको क्या मिलेगा कि
क्वेश्चन बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जरूर सॉल्व कराते हैं, तो सभी लोग जाइएगा मत, पूरी क्लास को देखिएगा। यहां पर देखो दिया गया है संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, एक वाणी है और एक कर्म है। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। क्या? शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब क्या है? शब्द शक्ति के क्या है? प्रतीक, प्रमाण है। कर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं। क्या? पर कोरे शब्द क्या होते हैं? कोरे शब्द जो होते हैं व्यर्थ होते हैं, जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं होती है। निसंदेश शब्द शक्ति क्या है? महान है। क्या? निसंदेश शब्द शक्ति महान है, पर चिर स्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की है। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम और चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी है। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों पे था। इनका जो विश्वास था, मतलब इनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों पर था। वे जो कहा करती थी वो पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता का प्राप्ति की थी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश में दिया गया है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। चलिए यहां पर बताइएगा कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त जो शीर्षक होगा क्या हो जाएगा। 71 की अगर बात करें तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 71 नंबर जवाब दीजिए। चलिए वाणी और कर्म क्या होगा? वाणी और कर्म हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा। यहां पर दिया गया है कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार भी सनातनी शक्ति है। क्या बनेगा कि व्यवहार भी शक्तिशाली है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। शब्द शक्ति और व्यवहार दोनों महान है, तो शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार भी सनातनी शक्ति होती है। डी नंबर इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी के अंतर गांधी जी की महानता यह थी कि वे क्या करते? भाई गांधी जी क्या करते थे? 73 नंबर में वो क्या करते थे? जो कहते थे वही करते थे, जो कहते थे वही करते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ये गद्यांश हम सॉल्व क्यों करा रहे हैं? इसका रीजन समझ रहे हो ना? इसका रीजन समझ रहे हो? क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ पर पिछली बार जो आपका आया था गांधी जी से ही गद्यांश आया था, इसलिए हम इसको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। पिछली बार जो गद्यांश आया था गांधी से रिलेटेड आया था, इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं। एक छोड़ देंगे, एक सॉल्व करा देंगे। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो बताइए कैसे व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जगत में साहित्य, कला और विज्ञान, शास्त्र। अच्छा क्वेश्चन आपका अधूरा है, अर्थात ऑप्शन इनमें से छूट चुके हैं, इसलिए आपका यह अधूरा है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। और जगत में साहित्य, कला और विज्ञान जो शास्त्र हैं ये क्या है 75 में, तो यहाँ पर शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप है, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक गद्यांश हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना क्या है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में दिया गया है और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम थोड़ा प्रयास करते हैं। कह रहे एक बार एक रोमन राजनीतिक इनके हाथों में पड़ गया था। गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं और भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने दिया गया है। यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आ गया है। यहां पर सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है बताइएगा। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 24 कैरेट का जो सोना होता है यह शुद्ध होता है। सीने बार किसका अयस्क होता है? सीने बार किसका अयस्क होता है? पारा का होता है, पारा का होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपके बॉडी में एक ग्रंथि होती है दोस्तों जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है लाल अस्थिमज्जा जो होता है निर्माण किसका होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का होता है, लाल रक्त कणिका हो जाएगा। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। बीजीसी का पूरा नाम पूछा, बीसीजी का पूरा नाम पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। तो इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है, याद रखिए इसका फुल फॉर्म। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक से फैलता है। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा हम क्यों करा रहे हैं, जैसे कि आप लोग रेलवे की भी तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग पीटी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप सोचोगे अब बताइए हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसलिए हम कुछ पॉइंट ऐसे चल लेते हैं जो वर्तमान के पेपर होते हैं। हम पेपर को देखते हुए यहाँ पर हम सॉल्व कराते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो जो मर्जी हुआ ले लिया, नहीं। हमारा एक मकसद होता है कि अगर आप हमसे जुड़े हो तो आप इसको भी पढ़िए और अदर को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि आपने उसको भी पेपर देना और इसको भी देना है। इसलिए हम फोकस किया करते हैं कि आप वो चीज़ भी पढ़ लीजिए, पीटी भी काम होगा, दूसरा भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है ना। अगला आपसे पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि दमा नामक रोग किससे होता है? तो दमा जो आपका है अस्थमा दिया गया कवक से होता है, कवक से होता है। अगला आपसे यहां पर दिया गया है, चलिए सब तो 31 बताते हैं क्या भाई, बताते हैं। चलिए
ये देखो आपका जो दमा दिया गया है, आप सब कवक दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है भाई, दमा वाला ये पॉइंट हमें डाउट लग रहा है। इस वाले को एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। फलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो क्रिम से होता है, वार्म जिसे बोलते हैं, वार्म होता है। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, जब एक वस्तु की वेग दुगनी कर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो ये आपके सूत्र के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चौगुनी आपकी हो जाती है, चौगुनी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो माइट्रोकांडिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, पावर हाउस किसे कहते हैं? सूत्र कणिका को कहते हैं, और सूत्र कणिका को ये लोग माइट्रोकांडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको मिला भी था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? चलिए यहां पर बताइएगा कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में? तो आवृत्ति बीजी में आता है ना, जो वट वृक्ष मतलब बरगद होता है। अगला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, है ना, ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ। और एक दिया है, पेंसिलिन का खोज जो किया था किसने किया था? पेंसिलिन की खोज जो किया था वो किसने किया था? यहाँ पर जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लास होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। डेली कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारी तैयारी बेहतर हो रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।